नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। आई एम रजनी अरोड़ा। तो आज हम साइकोलॉजी का बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है सिलेबस करने वाले हैं और बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक साइकोलॉजी का जो लेक्चर है उसमें हमने पेपर सॉल्व किया, एक बार देख लीजिएगा उसे भी। ठीक है, चलिए। मनोविज्ञान, आज सबसे पहले हम देखेंगे इसका विकास क्रम, मतलब वर्तमान में क्या है और पहले ये क्या था। मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया था? सबसे पहले इसे बोला गया कि ये तो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान के बारे में कहा जाता था कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी से हुई है। अब दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। मनोविज्ञान की जननी क्या है? दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र से निकल कर आया ये। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु कौन? यूनान के मनोवैज्ञानिक। अब दर्शन शास्त्र क्या है भाई? जैसे हम भूगोल पढ़ते हैं, हमने कहा कि भूगोल क्या है, तो उसकी विषय वस्तु क्या होगी? नदियाँ, पहाड़, घाटियाँ, यही तो होंगी उसकी विषय वस्तु, उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु तीन बातों का अध्ययन करती है। सबसे पहले आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा। मतलब दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु में तीन बातों का अध्ययन किया जाता है। तीन बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा। हमारे पास ज्ञान के स्रोत हमारी 5 इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। मतलब इन 5 इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से हमें पता चलता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, या तो हम किसी चीज़ को महसूस करके पता करते हैं, या किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई रेंगता हुआ, मतलब सोए हुए हैं, अंधेरा है और रात के आपके ऊपर कुछ रेंगता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको कैसे ज्ञान हुआ कि वो चीज़, मतलब वो चीज़ क्या हो सकती है कि कुछ भी, कोई सांप हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको कैसे एहसास हुआ? क्योंकि उसने आपकी कौन सी सेंस ऑर्गन्स ने आपको ज्ञान दिया? आपकी स्किन, आपकी त्वचा ने आपको बताया कि वो क्या है, कोई स्नेक हो सकता है, सांप हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या होता है, सुनकर पता चलता है, कई बार देखकर पता चलता है। तो ये सेंस ऑर्गन्स ही हमें क्या करते हैं, ज्ञान करवाते हैं, नॉलेज देते हैं। किसी भी चीज़ का पता इन्हीं के थ्रू चलता है। वह ज्ञान जिसकी प्राप्ति इन इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, उस ज्ञान की प्राप्ति हम दर्शन शास्त्र से करते हैं। देखो जी, अभी अभी हमने कहा कि दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा की बात करते हैं। ठीक है, ना तो आप आत्मा को देख सकते हो, ना परमात्मा को, और ना ही ब्रह्मा को। ठीक है, तो वह ज्ञान जिसकी प्राप्ति हम इन सेंस ऑर्गन से नहीं कर रहे हैं। क्या आप छू के कर रहे हो परमात्मा की प्राप्ति? क्या आप उनको देख कर रहे हो? नहीं, इन सेंस ऑर्गन से आप उनकी प्राप्ति नहीं कर रहे हो। उसी को दर्शन शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ना तो आँख से देख सकते हो, ना ही सुन सकते हो। ठीक है, इन्हें मतलब आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा को। दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य था कि मनुष्य का मिलन हो ईश्वर से, मतलब आत्मा का मिलन हो परमात्मा से। जब ये दर्शन शास्त्र बनाया गया था, उसको यही सोचकर बनाया गया था कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो। मतलब इतने लंबे टाइम से बना हुआ है, तो उस टाइम पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो। ठीक है, इसी दौरान एक व्यक्ति आता है, अरस्तु। वह कहता है कि हमें आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाने की बजाय मनुष्य को ही समझना चाहिए। मतलब पहले आत्मा का मिलन परमात्मा से कराने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि मनुष्य क्या है, मनुष्य खुद क्या है। ठीक है, उसे समझना चाहिए। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा कि अगर हमें मनुष्य को समझना है तो आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब देखो, पहले तो कह रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने के बजाय पहले आत्मा को जान तो लो, पहले मनुष्य को समझ तो लो कि वो क्या है। आत्मा का अध्ययन करना जरूरी है अगर मनुष्य को समझना है तो। अरस्तु के द्वारा हमारी 5 इंद्रियां ये ज्ञान जाकर आत्मा को देती हैं, और हमारे शरीर में प्रमुख केंद्र आत्मा है। इसलिए यदि हमें मनुष्य को समझना है तो आत्मा को समझना चाहिए। लॉजिक समझ आ रहा है आपको कि अरस्तु ने कहा कि 5 इंद्रियां जाकर, ये जो सेंस ऑर्गन्स है, सबसे पहले आत्मा को ज्ञान देती हैं, जाकर आत्मा, फिर आत्मा अवेयर होती है, और आत्मा जो है वो प्रमुख केंद्र है। इसलिए जब हम जब हम जड़ को ही समझ लेंगे, आत्मा को ही समझ लेंगे, तो मनुष्य अपने आप समझ आ जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग था? अरस्तु के अकॉर्डिंग था। ठीक है, देखो, जिस समय अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान का, तब भी यह दर्शन शास्त्र का ही भाग था। मतलब अभी ये साइकोलॉजी फिलॉसफी से अलग नहीं हुआ, अभी भी ये फिलॉसफी का ही पार्ट था। अब आए जी केलर।
केलर के अनुसार, मतलब केलर ने जो बुक लिखी है साइकोलॉजी, उसमें लिखा गया है कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र और जनक अरस्तु है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले क्लियर करवा दिए थे, लेकिन ये नहीं पता था आपको कि केलर ने अपनी बुक में ये चीज़ लिखी है। कौन सी बुक में? साइकोलॉजी। ठीक है। सन 1590 की बात है। सन 1590 ईस्वी में एक वैज्ञानिक था, रुडोल्फ गोल्काई। ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखी साइकोलॉजिया। उसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। एमसीक्यू में आ सकता है आपका, ये आराम से पूछा भी गया है पहले पेपर में। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, किसमें किया, कब किया? सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोल्काई ने किया। किसमें किया? साइकोलॉजिया में किया, अपनी बुक साइकोलॉजिया में किया। कब किया? 1590 में किया। ठीक है, वही चीज़ है, मनोविज्ञान की प्रथम बुक पुस्तक कौन सी हो गई? साइकोलॉजिया हो गई। ठीक है, केलर ने क्या कहा कि वही चीज़ कि दर्शन शास्त्र जो इसकी जो जननी है वो दर्शन शास्त्र, जनक जो है वो अरस्तु। ठीक है, गैरेट ने कहा, गैरेट के अनुसार जो साइकोलॉजी शब्द है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, साइकी प्लस लोगोस। किसने डिवाइड किया था? गैरेट ने डिवाइड किया था। अब साइकोलॉजी तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए साइकी प्लस लोगोस जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, साइकी मतलब आत्मा और लोगोस मतलब विज्ञान। विज्ञान मतलब अध्ययन करना। वर्गीकरण किसने किया था? गैरेट ने किया था। कौन सा वर्गीकरण? साइकी प्लस लोगोस का। ठीक है, अब देखो गैरेट के अनुसार भी ये क्या था? आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में इस विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। किस विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इसको बिल्कुल नकार दिया गया। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, आत्मा पर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रयोग मूर्त वस्तुओं पर होते हैं। जिस विषय पर प्रयोग नहीं किया जा सकता तो प्रमाण भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। देखो बात को समझने की कोशिश करो। इन्होंने कहा पहले तो अरस्तु, गैरेट, केलर क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने 16वीं शताब्दी में इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने कहा विज्ञान का मतलब ही ये होता है जिस पर प्रयोग किया जा सके, और आत्मा पर प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। प्रयोग नहीं किया जाएगा तो प्रमाण भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो विज्ञान है, प्रयोग है, वो मूर्त वस्तुओं पर किया जाता है। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने, जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है सॉरी। और अमूर्त मतलब जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। ठीक है, देखो नीचे मैंने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। विज्ञान किस पर? विज्ञान ऐसा जिस पर प्रयोग किया जा सके। प्रयोग किया जाता है मूर्त पर, आत्मा क्या है? अमूर्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा। दूसरा कारण क्या था इसे मानने का, ना मानने का, इसे स्वीकार ना करने का कि आत्मा का विज्ञान नहीं है? कि आत्मा का रूप और प्रकार नहीं था। मतलब ना तो कोई आत्मा का रूप होता है, ना ही कोई प्रकार होता है। ठीक है, आत्मा का न रूप है न प्रकार है, आत्मा क्या है? अमूर्त है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो सन 1600 में इसे अस्वीकार कर दिया गया। कि अब ये तो क्लियर हो गया कि आत्मा का विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान। उसके बाद देखो, इसके बाद मनोविज्ञान ने नया विज्ञान आया, मन और मस्तिष्क का विज्ञान। मतलब अब क्या बोला गया कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। और मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक कौन थे? पोम्पोनोजी थे, जो कि कहाँ से थे? इटली से थे। इसको समर्थन किसने दिया कि हाँ भाई ये तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है? इसको समर्थन देने वाले थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। ठीक है, पोम्पोनोजी के अनुसार हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान ले जाकर मस्तिष्क को देती है। देखो वो क्या कह रहे थे, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान जाकर किसको दे रही? आत्मा को दे रही है। लेकिन ये कहते कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान जाकर मस्तिष्क को देती हैं। ठीक है, पोम्पोनोजी के अनुसार यदि हमें मनुष्य को समझना है तो हमें मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। अगर मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे तो हम क्या है? मनोविज्ञान को जान जाएंगे। ठीक है, अब देखो दर्शन शास्त्र जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र, एक पश्चिमी दर्शन शास्त्र। पश्चिमी दर्शन शास्त्र मतलब अंग्रेजों का दर्शन शास्त्र। ठीक है, अब भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता था आत्मा, लेकिन पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क।
मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई है। ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पोम्पोनोजी क्या कह रहे हैं, साइकोलॉजी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, साइकी और प्लस लोगोस। लेकिन इसमें साइकी का मतलब इन्होंने आत्मा नहीं बताया, साइकी का मतलब इन्होंने बताया है मन और मस्तिष्क, और लोगोस का मतलब विज्ञान, अध्ययन। तो मन और मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला क्या है? मनोविज्ञान है, अकॉर्डिंग टू पोम्पोनोजी, ठीक है। अब आ जाते हैं 1700 ईस्वी में इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि मस्तिष्क भी क्या है? मस्तिष्क भी तो अमूर्त है, इस पर भी कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क भी अमूर्त है, इस पर भी कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए मन मस्तिष्क को भी अस्वीकार कर दिया गया। बोल दिया गया ना जी, इसको लॉक करो, हम तो इसको नहीं रीड करेंगे, ठीक है। चेतना का विज्ञान, थर्ड इसको बोला गया चेतना का विज्ञान, मतलब चेतन अनुभूति का विज्ञान। कौन, किसने बोला? विलियम वुंट ने। इनका बहुत बड़ा योगदान है, हर पेपर में आपको विलियम वुंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सुनिए, विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। समर्थक कौन था इस बात का कि हाँ ये तो चेतना का विज्ञान है? किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा, जो कि अमेरिका से थे। जेम्स सली ने कहा, और वाइज ने, या वाइव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समर्थन किया कि हाँ ये तो भाई चेतना का विज्ञान है। जिस तरह भारत में मनोविज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है, उसी तरह अमेरिका में मनोविज्ञान का जन्म विलियम जेम्स को और जर्मनी के विलियम वुंट को माना जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चल रहे हैं। चेतना मस्तिष्क का आंतरिक रूप। देखो, चेतना मतलब जो मस्तिष्क के अंदर चल रहा है, बाहर नहीं, मस्तिष्क के अंदर जो चल रहा है वो हमारी क्या है? चेतना है। चेतना मतलब हमारा विचार। विचार कहाँ से आते हैं? हमारी भावना से आते हैं, हमारी अनुभूति, हमारी संवेदना। संवेदना मतलब प्रथम ज्ञान। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोए हुए हो और आपके ऊपर कुछ रेंग रहा है, आपको क्या हुई है? संवेदना हुई है। संवेदना ही आपका क्या है? पहला ज्ञान है, ठीक है। अब देखो, जो भी हमारी विचारधाराओं जो मस्तिष्क से बाहर नहीं आती, चेतना कहलाती है। देखो अभी मैंने कहा विचारधारा आपकी चेतना है, जो आपके अंदर है, ठीक है, जो आपके माइंड के अंदर चल रही है, वो सब क्या है? चेतना है। तो किसने कहा था? विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था कि ये तो चेतना का विज्ञान है, मतलब इसमें हम किस किस को स्टडी करेंगे? विचार, अनुभूति और संवेदना को। क्या चेतना मूर्त होती है? विलियम वुंट के अनुसार चेतना मूर्त है। एक चित्र देखने पर एक विचारधारा ने जन्म लिया, और उसके बाद आपसे ये पूछा जाए कि इस चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आए उसका वर्णन करो, और जो आप बताते हो वह क्या है? चेतना है। इसलिए विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी के लिप्जिंग में। विलियम वुंट के अनुसार चेतना क्या हुई? मूर्त हुई। क्यों? क्योंकि आप जब एक चित्र देखते हो, उसे देखने के बाद जो विचार आप अपने मन में उस चित्र के प्रति बनाते हो, ठीक है, और उन विचारों को आप बोलकर प्रकट कर सकते हो, बोलकर बता सकते हो, तो वो हमारी क्या हुई? वो हमारी क्या हुई? मूर्त हुई। किसके अकॉर्डिंग? विलियम वुंट के अकॉर्डिंग। और इसीलिए इन्होंने एक प्रयोगशाला, मतलब इन्होंने अब मनोविज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत कर दिया था। जैसे प्रयोगशाला ही, मतलब इस पर तो प्रयोग किए जाएंगे, तो इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग में, और जिसका नाम था लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। और ये कब की गई थी? ये 1879 में की गई थी। मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रथम प्रयोगशाला थी ये, और अब इसका नाम जो है वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, मतलब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है। इस प्रयोगशाला में चेतना पर जो अध्ययन किए जाते थे, उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था? कौन से मेथड को यूज़ करते थे? इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया जाता था, मतलब अपने आप से, जैसे कि अपने ऊपर यूज़ करके, कि अगर किसी स्टूडेंट को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो उस चीज़ को अपने ऊपर लेकर कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं भी कैसा रिएक्ट करता, तो इंट्रोस्पेक्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। खुद पर यूज़ किए जाती थी वो चीज़ें, वो सिचुएशन। अब विलियम वुंट ने क्या कहा कि भौतिक शास्त्र है जिसमें प्रयोग होते हैं, और दर्शन शास्त्र है जिसमें विचारों पर विषय किया जाता है, ठीक है। विचारों का विषय है ये। दर्शन शास्त्र हमारा होगा विचारों का विषय, और भौतिक शास्त्र हमारा जिस पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके भौतिक शास्त्र के नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया था। अब देखो, अब अभी तक जो है हमारा मनोविज्ञान क्या था? हमारा दर्शन शास्त्र का पाठ था, लेकिन अब
विलियम वुंट ने इसे अलग किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को अलग सब्जेक्ट बनाने वाले जो हैं मनोविज्ञानी कौन थे? विलियम वुंट थे। ठीक है। सन 1880 में इस मनोविज्ञान को एक नए और स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया। मतलब एक अलग विषय इसको कब बनाया था? 1880 में। किसने बनाया था? विलियम वुंट ने बनाया था। सन 1900 ईस्वी में इस विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। देखो, अब 1900 में इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। कारण क्या था? मस्तिष्क, आंतरिक रूप चेतना और बाह्य रूप व्यवहार। मतलब इसका कारण यह था कि यह केवल मस्तिष्क के आंतरिक रूप की बात कर रहा है, अंदर के विचारों की बात कर रहा है, लेकिन बाह्य रूप की बात नहीं कर रहा, अचेतन मन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है। मतलब हमारे व्यवहार की बात नहीं कर रहा, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर की, जैसे कि मस्तिष्क के विचार हैं, मस्तिष्क की अनुभूति है, मस्तिष्क का संवेदना ज्ञान है, उन्हीं की बात कर रहा है, लेकिन व्यवहार की बात नहीं कर रहा। इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि ये अचेतन मन की बात नहीं कर रहा था, अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा था। फिर आता है जी व्यवहार का विज्ञान। अब ये किसने कहा कि ये व्यवहार का विज्ञान है? जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इसका समर्थन करने वाले कौन से लोग थे? B.F. स्किनर, एवॉव पी पावलव, C.L. हल, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल। ठीक है। तो समर्थन करने वाले भी पूछे जा सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि व्यवहार मतलब मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। व्यवहार का क्या मतलब बताया इन्होंने? कि शारीरिक क्रिया भी इसके अंदर आएगी, हमारा दौड़ना चलना की, क्योंकि पर्सन का व्यवहार ही तो है ये। मानसिक क्रिया कि क्या सोच रहा है, क्या मनन कर रहा है, क्या वो चिंतन कर रहा है, क्या वो विचार कर रहा है, वो भी व्यवहार के अंदर आएंगे। और व्यवहार का मतलब अचेतन मन भी है, अर्धचेतन और चेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन, ये सब हमारा व्यवहार है। तो इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ रहा था, हमारा शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया और अचेतन, अर्धचेतन और चेतन मन। बालक द्वारा की जाने वाली प्रथम क्रिया व्यवहार है। व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने। अब देखो, वाटसन ने ज़रूर व्यवहारवाद दिया है, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1905 में किया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। व्यवहार के विज्ञान को लेकर कौन आए थे? वाटसन आए थे। कब आए थे? 1913 में। 1905 में तो इसने प्रयोग कर दिया था विलियम मैकडूगल ने, लेकिन 1913 में व्यवहार के विज्ञान को लेकर वाटसन आए थे। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। सन 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान में कोई कार्य नहीं हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बंजर काल कहा जाता है। 1890 से 1905 का काल। अब 1905 में मैकडूगल ने एक शब्द लेकर आए थे व्यवहार, और 1913 में व्यवहारवाद आ गया था, वाटसन लेकर आए थे। विलियम वुडवर्थ ने बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी वाली डेफिनेशन दी है इसकी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मतलब पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, वो तो नकार दिया गया। फिर मन का, मतलब मन का विज्ञान भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर क्या कहा गया? चेतना का। लेकिन अब वह व्यवहार के रूप को स्वीकार करता है, अब उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? व्यवहार मानव, पशु और पक्षी। चलिए, आज के लिए इतना ही। ठीक है। एक बार अच्छे से लेक्चर देख लीजिएगा, फिर सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।